बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम और मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सियासी बहरान की मौजूदगी में एक अच्छी खबर कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठी हैं और मिल बैठी इसलिए कि सी पैक पर काम होना चाहिए। पाक चीन दोस्ती मज़ीद आगे बढ़नी चाहिए और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी की बात की जा रही थी उस पर मुनज़्ज़म अंदाज में काम होना चाहिए। एक बड़ा अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ, पाक चीन मशावरती मैकेनिज़्म इजलास, जिसमें तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। तमाम सियासी जमातें जो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को तैयार नज़र नहीं आती हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, एक दूसरे पर तनकीद करती हैं, हत्ता कि मुल्क में होने वाली सरमायाकारी के खिलाफ भी बातचीत की जाती है। लेकिन इस इजलास में सारी सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी और वहाँ पे चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ ने बड़ी अहम तकरीर की। उस तकरीर के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी सियासतदानों को मशवरा दिया कि पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है और इसका सामना करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहायत ज़रूरी है। In a turbulent world of rising uncertainties, stability within the country is essential for the development of that country. Faced with complex internal and external challenges, Pakistan is navigating carefully through turbulent rivers and treacherous shoals. Only when all political parties in the country join hands to ensure political and social stability can there be sustainable development. चीनी वजीर के मशवरे पर किस हद तक अमल दरामद होता है, लेकिन एक बात तो बड़ी खुश आइंद है कि तमाम सियासी जमातों ने सी पैक पर काम को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत के साथ ताउन का ऐलान भी किया है और साथ ही साथ मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अपनी तरफ से हमायत का यकीन भी दिलाया है। एक बड़ी अच्छी खबर है। इससे लगता ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है अब उसमें भी कमी आ सकती है। क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो दूरियां हैं वो कमी का बायस बनेंगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मुल्क के सीनियर सियासतदान जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के पास, जिनसे पूछेंगे कि इस इजलास का फ़ायदा क्या होगा, इससे किस हद तक पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी और जो कुछ खबरें कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान और चीन के माबैन तल्लुकात में कुछ सर्द मोहरी आ सकती है, उसकी हकीकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आज के इजलास के बारे में अगर आपसे जाना जाए तो किस हद तक अहम है, क्योंकि कुछ रोज़ से कोई अच्छी खबरें हमें सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आज इजलास में जिस तरीके से तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP, सब सियासी जमातें मिल बैठी हैं, इससे किस हद तक आपको बेहतरी की उम्मीद है? अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ आज का जो इजलास था बड़ा अहम भी था, बहुत नहायत कामयाब भी था और ये इसका पस मंजर है कि जो पिछला दौरा भी हाल ही में हुआ है वजीर आजम का चाइना, वो भी बड़ा अहम और कामयाब दौरा था। उसके साथ आर्मी चीफ भी गए और चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात को अब एक नए दौर में हम ले गए हैं और इंशाल्लाह CPEC का भी जो आगे दूसरा फेज है वो शुरू हो गया है। एक तो खसूसी बात यह है कि जैसे आपने सही फरमाया कि जो इस वक्त तकसीम, तजाद, तसादुम की सियासत है दाखिली हवाले से, उसको बालातर करते हुए उससे चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो एक वादत की अलामत बन गए हैं पाकिस्तान की कौमी सियासत में, जो बड़ी खुशगवार बात है कि सारी सियासी जमातें और सारे सूबों के साथ भी जो लोग हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो, सब मिल बैठे एक ही टेबल पर और सब ने CPEC की भरपूर हमायत भी की, तायद भी की और बल्कि उसको आगे ले जाने के लिए पूरी हमायत का यकीन भी दिलाया। तो ये बड़ी खुशाइंद बात थी पाकिस्तानी कौम के लिए भी और पाक चीन ताल्लुकात के लिए भी। और जो चीनी वजीर आए हुए हैं जो बड़े अहम हैं और शी जिनपिंग के खास आदमी भी हैं, मिनिस्टर लियू जियानचाओ जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके वफ्द जो उनको 15 लोगों का वफ्द आया था वो भी बड़े खुश हुए कि ये इतना अच्छा खुशगवार माहौल में और अच्छी तरीके से बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये CPEC के लिए और पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के लिए बड़ा अहम है और उसमें ये भी जितनी भी गुफ्तगू हुई सारी मुस्बत गुफ्तगू थी, खुल के लोगों ने बातें की, बल्कि तजावीज़ भी दी कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से और बाकी इलाकों के हवाले से भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये खासा तारीखी दिन था आज और खुशाइंद दिन था पाकिस्तान के लिए। और जैसे आपने कहा, ये खुशखबरी है पाकिस्तानी कौम के लिए कि कम से कम CPEC के इशू पर
चाहे और उसके अलावा कश्मीर हो या न्यूक्लियर हो, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, यकजा है। मुशाहिद साहब, पिछले दिनों हमने कुछ खबरें देखी ऐसी जो तनकीद की जा रही थी, खासतौर पे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरे चीन के हवाले से। उन खबरों में किस हद तक सदाकत थी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कुछ थोड़ी सी सर्दमोरी आ सकती है? आप चीन के हवाले से, आप पाकिस्तान चीन रिलेशंस पे आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, कुछ दरमियान में कुछ ऐसा फ़र्क आया, आपको महसूस हुआ था? एक तो जो खबरें आई थी प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, वो मेरे ख्याल एब्सोल्युटली नॉनसेंस, बिल्कुल गलत, बेबुनियाद, हकायक के मुनाफी, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। देखें जी, इस वक्त कुछ कुव्वतें हैं जिनको पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और सीपैक खटकता है, मगरिब में भी है और हमारे पड़ोस में भी है, और उनका दिन रात प्रोपेगेंडा कैंपेन है। और अब तो वाजे हो गया कि उसमें बड़ा पैसा भी लगाया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें कोई सदाकत नहीं, क्योंकि अब मैंने जॉइंट स्टेटमेंट भी पढ़ा, एक नया ब्लूप्रिंट है। जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, सदर शी जिनपिंग ने क्या कहा वजीर आजम को और आर्मी चीफ को, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक जाविये से देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के हवाले से। और जिस तरह उन्होंने तायद की सीपैक की, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसमें प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाने के लिए, और जो जुबान इस्तेमाल की गई जॉइंट स्टेटमेंट में, वो मैंने उस अंदाज में उस गर्म जोशी से शायद पहले नहीं देखा। तो ये वो जो बयानात थे वो गलत है। हाँ, ये जरूर हुआ था, माजी में एक फेज आया था कुछ देर के लिए, जिसमें कोविड भी शामिल था, कि जिसमें थोड़ा सा एक हुकूमत तब्दील होने के बाद एक सर्दमैरी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सी गलत फहमियां कह लें, और कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान भी कुछ वज़रा के आए थे माजी में, जिससे ये गलत फहमी पैदा हुई थी। लेकिन जो बुनियादी ताल्लुकात हैं चीन और पाकिस्तान के, वो बहुत पुख्ता हैं, उनके बहुत गहरी बुनियाद है और उनको कोई हिला नहीं सकता। मुशाहिद साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की कुछ स्पीच मेरे सामने पड़ी है, जिन्होंने आज स्पीच की। पीटीआई ने भी बड़ी भरपूर अपनी जो है ताउन का यकीन दिलाया, सी पैक के हवाले से, पाक चीन रिलेशनशिप के हवाले से। पीटीआई के बयानिए में भी आपको शिफ्ट नज़र आती है? पीटीआई को भी अब इस बात का एहसास है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं, मुल्की मैशत के लिए, ख़ासतौर पर खारजा पॉलिसी के हवाले से, चीन पाक रिलेशन के हवाले से, उन्हें बिल्कुल बैक ज़बान होना है और मिलजुल कर काम करना है? मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पीटीआई ने भी ये फैसला किया कि अपने इख्तलाफात सियासी हुकूमत के साथ एक तरफ, लेकिन चूंकि इशू चीन है, इशू पाकिस्तान की मैशत है, इशू पाकिस्तान के अवाम का रोशन मुस्तकबिल है जो चीन के साथ मुंसलिक है, तो उस हवाले से वो खुद शरीक हुए। सेनेटर अली ज़फ़र साहब थे, रऊफ हसन साहब थे, और उन्हें बड़े अच्छे माहौल में खुशगवार मुस्बत तकरीर की और बड़ा अच्छा इंटरेक्शन, और सब ने उनको वेलकम भी किया। ऐसे मजलिस वादत मुस्लिमीन वाले लोग भी थे, जमात इस्लामी भी थी, और मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर भी की। तो जो चाहे जैसे मैंने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, सबका मौक़िफ़ यकसां था। तो ये बड़ी खुशाइंद बात थी, और इसी बुनियाद पर मैं ये हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में ज़रूरत है दस्ते शफा की, कि हीलिंग टच, कि सबको साथ लेके चलें, चाहे सियासत हो या मैशत हो या सफारतकारी हो। और आज का जो दिन था वो उसकी बेहतरीन अक्कासी करता है कि कम से कम चीन के हवाले से, सीपैक के हवाले से सारे इकट्ठे बैठे, और उन्होंने खाना भी खाया, गपशप भी की, चाय भी पी, और आपस में भी गुफ्तगू अच्छी रही, और चीनी वफ्द के साथ भी बड़ा खुशगवार माहौल में मुस्बत बातें हुई। मुशाहिद साहब, आपने सी पैक के आगाज़ से लेकर आज तक उसको मॉनिटर भी किया है, सारे मामलात को देखा भी है। आपको क्या लगता है कि आज के इस इजलास के बाद, फिर दौरे के बाद जो वज़ीर आज़म साहब ने किया चीन के दौरा, उसके बाद सी पैक के अंदर पेशरफ्त कितनी जल्दी हो सकेगी? दूसरी ये बताइएगा कि चैलेंजेस क्या होंगे अब हमारे लिए? देखें जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सारा निज़ाम, चाहे खाकी हो या मुफ्ती हो, चाहे हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, सारे होल ऑफ सिस्टम इसमें वाज़े है कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामन सीपैक है, और चीन के साथ जो गहरे रवाबित और ताल्लुकात हैं जिसकी अब स्ट्रेटेजिक नौयत है, और इसको सब कबूल करते हैं, और चाइना हमारा नंबर 1 दोस्त है। ये तो वाज़े होगी बात, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जहां तक चैलेंजेस की बात की, 2-3 चैलेंजेस बड़े अहम हैं। मैं 3 चैलेंजेस का जिक्र करूंगा। नंबर 1 चैलेंज सिक्योरिटी। देखें जी, चाइनीज प्रोजेक्ट्स
और जो चाइनीज टेक्नीशियंस, एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स काम करते हैं उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। पिछले 6 सालों में 5 हमले हो चुके हैं चीनी तनसीबात पर, चीनी प्रोजेक्ट्स पर। 17 चीनी इसमें मारे गए हैं, 13 पाकिस्तानी भी मारे गए, और ये एक सिक्योरिटी का इशू है। दूसरा लाल फीते का इशू है कि हमारे यहाँ रेड टेप है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है और ढीला काम होता है। तीसरा बड़ा अहम इस वक्त है जिसका अभी आपने भी जिक्र किया था, जो इसके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा एक मुनज़्ज़म तरीके से और कुछ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जिसका कोई बुनियाद नहीं, झूठ है वो बिल्कुल। मैं ये वादे कर देना चाहता हूँ। वो जो चीन को मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में शायद कम ही लोग पाकिस्तान में जानते होंगे और उनका क्या सोच है, क्या है, और पाकिस्तान के हवाले से सिस्टम को भी हम जानते हैं। तो जो प्रोपेगेंडा आ रहा है वो हिंदुस्तान से या मगरब से आ रहा है। कई लोग अनफॉर्चुनेटली, अगर उनकी नाराजगी हुकूमत से है तो वो प्रोपेगेंडा करते हैं किसी को करने के लिए। ये कौमी मफाद की बात है और मैं हकायक की बात कर रहा हूँ और हकायक वाजे हैं। चीन ने कमिटमेंट शो की है, लेकिन इतना अहम वफ्द प्राइम मिनिस्टर के दौरे के फौरन बाद उन्होंने भेजा कि उस दौरे को आगे बढ़ाने के लिए और ताकि इत्तफाक राय के साथ सियासी तौर पर एक साजगार माहौल बन जाए, उसको लेके चला है। तो मैं समझता हूं कि इसको बड़ा नादिर मौका है पाकिस्तान को। माजी में गलतियां की सिक्योरिटी के हवाले से, लाल फीते के हवाले से, और कोताहियां भी जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, उसको दूर करें। चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, माजी में भी, अब भी इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। आपको पूरी हिमायत करने को तैयार है हर इशू पर, जैसे हमने भी उनकी पूरी हिमायत की हर इशू पर। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि पाकिस्तान पर एक इतना स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है कि हम आगे अपनी मईशत को भी और अपनी खुशहाली का एक बुनियाद रख सकते हैं CPEC के जरिए इंशाल्लाह, जो हमारी जरूरत भी है और इंशाल्लाह हमारा रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ हसन सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अहम जिक्र किया मुशर्रफ हसन सईद साहब ने कि हमें सिक्योरिटी में और लाल फीता जो रेड टेप है रास्ते में रुकावट बनता है, ख़ासतौर पे सरमायाकारी के हवाले से, उससे निमटना हर हाल में ज़रूरी है ताकि मुल्क में सरमायाकारी हो, और मुल्क में सरमायाकारी होगी और चीन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, CPEC को अगर हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे, पाकिस्तान की मैशत एक मजबूत मैशत बन सकती है। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे KPK हुकूमत के अंदर जहाँ पे एहतजाज होता है हर रोज़ बिजली के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, और वहाँ पे ये भी शिकायत है वफाकी हुकूमत को कि वहाँ के वज़रा, वहाँ के वज़ीर आला जिस तरीके से धमकियाँ देते हैं या कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, इससे मामलात बिगड़ सकते हैं। या माजी की तरह जब शहबाज शरीफ साहब एहतजाज किया करते थे, डायलाग के ज़रिए मामलात को तय किया गया, क्या KPK की हुकूमत और वफाक की हुकूमत डायलाग के ज़रिए इन मामलात को तय नहीं कर सकती? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शामी साहब, इस वक्त हम देखते हैं कि एक तरफ जो है CPEC पर तमाम सियासी जमातें आज मिल बैठी हैं, एक मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें PTI समेत सारी सियासी जमातें शरीक हुई हैं। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि KPK हुकूमत और वफाक के माबैन एक टेंशन की कैफियत है, ख़ासतौर पर लोड शेडिंग के हवाले से। वफाक को ये शिकायत हैं कि वहाँ के सूबाई वज़रा, वहाँ के वज़ीर आला खुद ग्रिड स्टेशन में चले जाते हैं। ये टेंशन की कैफियत आपको बेहतर होती हुई नजर आती है, रास्ता क्या है? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया। देखें, आज CPEC के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है तो वो बहुत ही हौसला अफजा है। जी जी। अगर सारी सियासी जमातें अगर CPEC के मामले पे मुत्तहिद हो सकती हैं जी और कौमी मुफाद की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो सकती हैं, तो इनको ये सिलसिला आगे बढ़ाना चाहिए और दूसरे मामलात में भी एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। ये सियासत अपनी अपनी करें और उसमें तो कोई रोक नहीं सकता। हर एक जमात का एक अपना मंशूर है, अपना प्रोग्राम है और उसको हक हासिल है कि अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक चले और अपना अपना जो है मंशूर है उसके मुताबिक लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे करे। लेकिन जो कौमी अहमियत का मामला है, जो सारे लोग जिससे मुतल्लिक हैं, सबका मुफाद जिससे वाबस्ता है, उसमें एक दूसरे से ताउन करें। तो हमें आज जो मिसाल कायम की गई है CPEC के हवाले से, हमारी कोशिश होनी चाहिए और हमें दुआ भी करनी चाहिए कि ये सिलसिला आगे बढ़े। देखिए, जहाँ तक लोड शेडिंग का ताल्लुक है, अब इसमें कोई शुबा नहीं कि
नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है लोड शेडिंग। और जब 20-20 घंटे 22-22 घंटे बिजली नहीं आएगी इस क़यामत खेज गर्मी में, तो फिर लोग भी एहतजाज करेंगे और जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो भी एहतजाज करेंगे। अब ये एक बड़ा गंभीर मसला है और इसको तय करना है, हल करना है। बुनियादी बात तो ये है कि ये जो हमने अपना जो सिस्टम है ना, ये बिजली की तरसील का और उसकी पैदावार का, ये उस वक्त कंसीव किया था जब ये मगरबी पाकिस्तान पूरा एक सूबा था। बिल्कुल। और अब ये एक सूबा था, उसी के पास सारे इख्तियारात थे, लॉ एंड ऑर्डर भी उसी की जिम्मेदारी थी। और उसकी रिट जो है, सूबाई हुकूमत की रिट जो है वो पेशावर से लेके कराची तक वो चलती थी और कायम थी। अब जब 1 यूनिट टूटा और 4 सूबे बन गए, तो अब मसला ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबों की जिम्मेदारी है, जो पुलिस है और वो सूबों का मामला है। तो जो बिजली के बिल वसूल करना और वो मरकजी मामला हो चुका है और मरकज के पास कोई अपनी ऐसी फोर्स नहीं है जो उसकी रिट जो है जारी कर सके, उसे सूबों के जरिए से ये काम करना पड़ता है। तो अब जरूरत इस बात की है कि बिजली पैदा करके जो सूबों का हिस्सा है वो सूबों के हवाले किया जाए ताकि वो सूबे से तकसीम करें और सूबे उसके बिल वसूल करें। और वरना तो ये प्रॉब्लम जो है ये इसी तरीके से अगर बढ़ती रहेगी तो इससे टेंशन भी पैदा होगी और इसके जाहिर टकराव भी होगा। और ये मसला अपनी जगह मौजूद है। अब जज्बात अपनी जगह मुश्तिल हो सकते हैं, लेकिन इससे हम तो ये अपील कर सकते हैं कि भाई वज़ीर आला जो है KPK के वो भी अपने आप को काबू करें और जो वफाकी हुकूमत है वो भी कोई रास्ता निकाले और मिल बैठकर ये जो कोई मसले का हल निकाला जाए। तो ये हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह CPEC पर मुशावरत हुई है, इत्तफाक हुआ है, उसी तरीके से इस मामले में भी कर लिया जाए। तो इसमें क्या मज़ायका है? लेकिन शामी साहब, आज एक करारदाद भी जमा हुई है KPK असम्बली के अंदर। डिमांड ये की जा रही है कि वहाँ 10 रुपये यूनिट बिजली दी जाए। आज़ाद कश्मीर की डिमांड सामने आई, वफाक ने उनको रिलीफ दिया। KPK की हुकूमत ये कहती है कि जी बिजली हमारे यहाँ बनती है, हमें ये रिलीफ दिया जाए। क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि जहाँ जहाँ की कोई जो पैदावार होगी वहाँ रिलीफ पैकेज दिया जाए, बाकी सूबे पूरी कीमत अदा करें? इससे ऐसा इख्तलाफ नहीं पैदा हो जाएगा? देखिए, जो बिजली KPK में पैदा होती है तरबेला डैम से, वो बिजली सीजनल है, वो गर्मी में पैदा होती है, सर्दी में पैदा नहीं होती। फिर उस बिजली में उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी KPK को मिलता है। अगर KPK जो है बिजली का जो प्रॉफिट है वो भी उसकी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। तो अब ये तरबेला डैम जो है वो KPK ने नहीं बनाया, वो सारे पाकिस्तान के वसाइल से बना है। और पाकिस्तान के मुल्क के वसाइल जो हैं उसके जो कर्जे हैं उसकी वापसी में सर्फ हुए हैं। तो फिर ये कह रहा कि ये बिजली जो है वो सिर्फ KPK का हिस्सा है और KPK में सर्दियों में क्या किया जाएगा वहाँ? तो ये मामला ऐसा नहीं है और ये नाकाबिले तकसीम मामला है, इसलिए इसका हल ढूंढना चाहिए। और जो 10 रुपए जो बिजली है ये कहीं भी दी नहीं जा सकती। अगर KPK के पास इतने वसाइल हैं और उसको वो बिजली ले ले मार्केट से उसका और अपने सूबे में जितनी कीमत पे चाहे दे दे, ये तो इस तरह तो नहीं होगा ना। वरना फिर उसको KPK जो अपने वसाइल मांग रहा है, जो NFC अवार्ड में उसको हिस्सा मिलता है, तो वो फिर इससे सारा वहीं तक हो जाएगा बिजली में। ये सोच समझ कर बात करनी चाहिए। जज्बाती नारे और मुतालबे जो हैं इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। एक पुरानी कैफियत है, एक मुश्किल मामला है, तो इसका हल जो है बैठ कर तलाश किया जाना चाहिए। KPK के लोग जो हैं वो भी बड़ा फरोख्ता हैं और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के लोग भी हैं, वो भी बड़ा फरोख्ता हैं। देखिए, जो इसलिए ये मसला जो है उसका तो हल हमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये एक दूसरे से लड़ाई करके नहीं इसका कोई हल निकलेगा, एक दूसरे के साथ ताउन करके निकलेगा। शामी साहब, आपने मुल्क की सियासत को बड़ा करीब से देखा है, आपने हुकूमतें आती जाती देखी।
एक इल्ज़ाम सियासतदानों पे माजी में भी लगता रहा कि सूबाइयत को फ़रोग़ सियासतदान देते हैं। आज भी सूबाइयत एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि तौसब दोबारा ना फैले, दोबारा से वो तकसीम ना हो, ये एक चैलेंज है और सियासतदान इनसे निपट सकते हैं। देखिए, एक बड़ा चैलेंज तो है, क्योंकि जो बिजली का बहरान है उसने तो हमारी कमर तोड़ दी है, हमारी मईशत के ऊपर बोझ बन गया है और हमारे अवाम जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब तो ये तो केपी देखिए, ये तो हुकूमत कह रही है कि 200 यूनिट तक और 300 यूनिट, अभी तो पंजाब हुकूमत ने कहा है कि जो 100 यूनिट तक वो सोलर जो है उसके पैनल वो मुफ्त फराम करेगी अपने लोगों को। तो इसी तरह से केपीके में भी मनसूबा बनाया जा सकता है, 100 यूनिट 200 यूनिट तक के जो सार्फिन है उनको सोलर पैनल फराम किए जाएं। तो ये मामला जो है मिल बैठकर ही तय करना होगा ना, ये आइसोलेशन में तो तय नहीं हो सकता। और मसला बहुत गंभीर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जब गर्मी भी शदीद हो और फिर बिजली भी ना आ रही हो और बिजली की कीमत भी बहुत ज्यादा हो, तो फिर सारे मिलकर जो मामलात हैं वो खराबी की तरफ हमें धकेलेंगे। और ये हमने जो 20-25 साल में गुज़श्ता ये जो हमने बिजली के मामले को जिस तरह उलझाया है, उसका सामना सबको मिलकर करना पड़ेगा। केपीके के अवाम जो हैं उनको यकीनन उनको भी अब सदमा पहुंच रहा है, लेकिन पंजाब के लोगों को भी पहुंच रहा है और दूसरे सूबों में भी यही मामला है। तो यहाँ तो यानी किसी एक सूबे का मामला तो नहीं है। अब अवाम जो है वो तो सब पे यकसा है, उनको यकसा समझना चाहिए। तो कौमी जमातों पर ये लाजिम है कि वो पूरे मुल्क के मसले को समझें, पूरे मुल्क के मसले को हल करें, अपनी अपनी डेढ़ इनकी मस्जिद न बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको ले चलेंगे सवात केपीके में, जहाँ एक सानिया हुआ, उस साने के बाद की सूरत हाल कैसी है, पूरी कौम की और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद आपको लिए चलते हैं सवात, जहां मुश्तिल हजूम ने एक शख्स को जिंदा जला दिया। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने तौहीन की है। मॉब सामने आया, उन्होंने उसको जाके पकड़ने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, पुलिस उसे पकड़कर थाने में ले गई, जिसके बाद मुश्तिल हजूम ने थाने को भी आग लगा दी, जिसके नतीजे में उस शख्स को भी जला दिया गया। ये नाखुशगवार वाक़या कैसे पेश आया, इसके महरक़ात क्या थे, इस सेगमेंट में इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर ज़ैदुल्लाह खान साहब, पुलिस के जो सरबराह हैं वहाँ पे, और हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ स्कॉलर, कॉलमिस्ट और चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी खुर्शीद नदीम साहब भी मौजूद होंगे। खुर्शीद नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि जो इस वक्त हमारे यहाँ कल्चर पैदा हो चुका है कि अगर कहीं कोई हजूम इकट्ठा होता है, किसी शख्स के बारे में कोई शिकायत होती है या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, तो वो हजूम खुद फैसला कर लेता है, वो खुद ही उस वक्त काजी बन जाता है, उस पर फैसले के ऊपर अमल दरामद भी खुद ही शुरू करता है। इस किस्म के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कल्चर कितना नुकसानदेह है कानून के लिए, हमारी रियासत के लिए ख़ास तौर पे? मैं दीन के एक तालिब इल्म के तौर पर पूरी ज़िम्मेदारी से ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि ये जो वाक़यात होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का दीन सब इससे बरी है, उनकी तरफ से ऐलान बरात है। इस तरह के वाक़यात की ना अल्लाह ने इजाज़त दी है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, और ना दीन के अहकामात के अंदर इसके लिए कोई गुंजाइश मौजूद है। ये दीन अमन का दीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। इंसानों के अंदर रहते हुए उनका एक निज़ाम बना दिया गया है कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसके लिए अदालत का एक निज़ाम है जहाँ से आपने इंसाफ को तलब करना है। ये भी मुमकिन है कि अदालत के फैसले आपकी मंशा के मुताबिक ना हो। ये भी हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसके बावजूद अल्लाह का दीन आपसे ये कहता है कि अदालत के फैसले को आपको मानना है। समाज के अंदर अब एक ऐसा खौफ तारी हो गया है कि कोई आदमी बाहर निकले और कोई किसी के साथ उसकी लड़ाई हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए और वो उस पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा दे, तो जो इर्द गिर्द लोग, जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जो गाड़ी पे जा रहा है, उसने गाड़ी रोकनी है, मोटरसाइकिल रोकनी है, और बगैर किसी समझ के, सोच के उसने
उन लोगों के साथ मिलकर उसको मारने के लिए उस पर वो पल पड़ेगा। ये कैफियत अब पूरे माशरे को खौफ में मुब्तला कर रही है। आप जानते हैं कि सवात में जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद पूरा सवात बंद हो गया। वो जो हजारों सयाह पूरे मुल्क से वहां जाते थे, उस इलाके की मईशत का निसार जिन लोगों पर था, वो सारे का सारा हमने बर्बाद कर दिया। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त ये वाकयात इस नौयत के हैं कि मैं बिल्कुल पूरी जवाबदारी से ये कहूँगा कि पानी सर से गुजर चुका। इसको इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा, वरना इस मुल्क में खौफ इतना फैल जाएगा कि आप मुल्क तो दूर की बात घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और मैं आपसे अर्ज करूँ, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कानून इस मामले में इतना शदीद है कि उसने फसाद फिल अर्ज की सजा तकतील बयान की है। तकतील का मतलब है इबरतनाक तरीके से कत्ल करना, यानी कत्ल कसास की सजा तो इंसानी जान के बदले जान है, लेकिन फसाद फिल अर्ज की सजा तकतील है कि आप उसको इबरतनाक तरीके से कत्ल करें। तो ऐसे लोग पूरे माशरे की जिंदगी के लिए अजाब बन जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमारी रियासत, हमारे उलमा, हमारा माशरा इसके लिए एक इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत लोगों के दरमियान जाएं और समाज के अंदर एक एतमाद पैदा करें और उनको फसादियों से रोकें। फसादियों का हाथ अब आईनी, जिसको आप कहते हैं, हाथों से उनको रोकने की जरूरत है। इसके लिए अदालतों को एक्टिव होना पड़ेगा, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस, और रियासत को, अदालतों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क अब बदकिस्मती से ऐसा बन गया है कि इस तरह का अगर इल्जाम किसी पर हो तो उसका मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील तैयार नहीं होता, और अगर लड़ने पर आमादा हो जाए तो खुद उसकी अपनी बिरादरी के लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मुल्क में अब एक इमरजेंसी की कैफियत है मेरे नजदीक। पै दर पे वाकयात का होना और हर दफा लोगों का इतनी बड़ी तादाद में इसमें मुलवस होना, ये कोई खेल तमाशा नहीं है जिसको हम आसानी से नजरअंदाज कर सकें। खुर्शीद नदीम साहब, ये बताइएगा कि आगाज तो शायद कुछ अफराद की तरफ से होता है या कोई एक फर्द जो है इसका आगाज करता है किसी को मारने के हवाले से, लेकिन फिर सारा हजूम साथ मिल जाता है। ये फैसला कैसे होगा कि किसका जुर्म कितना बड़ा है? उस आगाज करने वाले का, ये जो हजूम में लोग शामिल होते हैं, पूरा मॉब शामिल हो जाता है, सारे बराबर के जो है वो मुजरिम होंगे? दोनों मुजरिम होंगे, बिल्कुल। इसलिए कि इसमें भी बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी को कोई हक नहीं है कि अगर फर्ज करें एक किसी ने इनिशिएटिव लिया है, कोई इसमें आगाज किया है और उसके बगैर सोचे समझे उसके साथ शरीक हो जाए, ये जाने बगैर कि जुर्म है या नहीं है या करने वाले ने क्या काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें किसी का जुर्म कम नहीं है। जो जुर्म में शरीक है, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का इस तरह का एक वाकया है कि किसी बस्ती के बारे में उन्होंने कहा कि ये मैं पूरी बस्ती को गोया उसकी सजा दूं जो इस तरह का वाकया का इर्तिकाब होगा। तो कहना यह है कि ये एक ऐसा वाकया नहीं है कि जिसको हम कैटेगराइज करें कि फलां कम दर्जे का मुजरिम है और फलां ज्यादा दर्जे का मुजरिम है। जो बेसोचे समझे एक आदमी पर पल पड़ता है। और आपने देखा कि सरगोदा में भी हुआ और सवात में भी हुआ कि इंसानी जान लेने के बाद लाश की बेहुरमती की गई। अल्लाह का दीन तो ये कहता है कि लाशों का मुसला करना जंग में भी जायज नहीं है। इससे आप अंदाजा कर लें कि वहशत और बर्बरियत का क्या आलम है। इसलिए इसमें किसी का जुर्म, जो भी शरीक है वो बराबर दर्जे का मुजरिम है, और उसको जब तक इबरतनाक सजा आप नहीं देंगे, सोसाइटी का अमन और सोसाइटी का खौफ की कैफियत से निकालना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये वाकया जो है ये कैसे जो है वकूअ पजीर हुआ और अब तक की जो तहकीकात हैं उसके नतीजे में आउटकम क्या है? जी, ये कल का वकूआ है। कोई 7-7:15 बजे हमारे पुलिस के SHO मदीन को इतला मिली कि एक बंदे ने एलिजेडली कुरान पाक की बेहुरमती की है और वो जो है एक मॉब के नरगे में है और उसको मतलब नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। SHO ने रिस्पॉन्ड किया, वहां पर मॉब से उसको रिस्क्यू करके वो लेकर आ गए मदीन थाने में, और इसी दौरान में जो मॉब था वो उनके पीछे पीछे होता हुआ वो थाने तक पहुंच आया। उन्होंने थाने के मेन गेट को लॉक किया। जो मुलजिम था, एलिजेड मुलजिम, उसको उन्होंने फिर थाने के पीछे जो SHO का क्वार्टर था उसमें उनको छुपाया। लेकिन इन द मीन वाइल मॉब की तादाद जो पहले इनिशियली 500-600 की करीब थी, फिर वो थाउजेंड्स में चली गई। अल्टीमेटली उन्होंने फिर स्टोन पेल्टिंग की, हवाई फायरिंग की और वो थाने के अंदर दाखिल हो गए और फिर उस मुलजिम को वो छुड़ा कर लेकर गए और बाकी जो सारी सूरत हाल है वो आपके नोटिस में है।
डॉक्टर साहब, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी है? क्योंकि स्वात के बारे में कहा जाता है कि बड़ा सेंसिटिव एरिया भी है, इस वक्त अमन अमान मुकम्मल कंट्रोल में है? जी, कल रात को ही हमने फिर रिस्पॉन्ड कर लिया था। पुलिस के मैं खुद, हमारे आरपीओ साहब मौके पर पहुंचे, बाकी जो हमारे ऑफिसर्स थे उनको भी हमने नफरी हमने मोबिलाइज की और कल रात को ही फिर सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। आज सारा दिन हमारा पुरअमन गुजरा है, बाजार खुले हुए थे, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और लोग पुरअमन है। डॉक्टर साहब, कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? चूंकि आपको खुद पता है, ये आज इसका पोस्ट ये इंसिडेंट का फर्स्ट डे था। लोगों में अभी भी हमें इतलात मिल रही थी कि कुछ इश्तिहाल हैं, लेकिन हमने रिलीजियस एल्डर्स को, बाकी इलाके के जो एल्डर्स हैं उनको हमने इंगेज किया। तो बाकी नॉमिनेशंस और एफआईआर हमारी तरफ से हो चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है और इंशाल्लाह इन द मीनवाइल हम गिरफ्तारी कर। डॉक्टर साहब, इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं, हमने देखा अक्सर उसमें जब प्रोसिक्यूशन होती है मुल्ज़मान का तयन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मॉब है, चूँकि किसी एक फ़र्द ने आगाज़ किया होता है, फिर साथ बहुत से लोग शामिल हो जाते हैं, इसलिए ऐसे मुकदमात के फ़ैसले भी जो है वो नहीं हो पाते। उस तरीके से, इस तरीके से लोग तवक्को रखते हैं। ये डिसीजन करना खासा मुश्किल नहीं है किसी मॉब के इक़दाम का या किसी फ़र्द के इक़दाम का? उसमें जी इस तरह है कि ये तो एक चार्ज मॉब था जिस तरह आपने कहा, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा एविडेंस खुद ही उनके अपने हाथों से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई, फिर मुख्तलिफ जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, हमारे ताने के अपने जो कैमराज हैं, तो उनकी वजह से हमें काफ़ी मदद मिली है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसको जो भी एविडेंस है उसको इकट्ठा करके और हम कोशिश करेंगे कि इसमें अच्छी तहकीकात हो, अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो और उनको हम फिर करारवा की सज़ा दिलवाएँ। डॉक्टर साहब, फाइनल चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा मैं कि पुलिस की जो आपकी अपनी फोर्स है, आप समझते हैं उन्होंने जो एक्शन लिया बर वक्त लिया, कोई उसमें कोई कोताही तो नहीं पाई गई? मेरी तरफ से तो उन्होंने बिल्कुल टाइमली रिस्पॉन्ड किया। जो इनिशियल मॉब था उससे उनको बचाया, वो अंदर लेकर आए। इसमें हमारे पुलिस के 5 जवान जख्मी भी हुए। अच्छा। और जो मॉब था वो तो पुलिस के अगेंस्ट और पुलिस के थाने को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। उनका यही था क्योंकि पुलिस इस एलिजेड मुल्जिम को ही बचाने के लिए कोशिश कर रही थी और वो पुलिस के अगेंस्ट इस वजह से थे। तो पुलिस ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया, लेकिन चूंकि सारा इलाका उमड़ आया था, बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोग आ गए थे, तो अनफॉर्चुनेटली उसको बचाया नहीं जा सके। लेकिन जितना उनसे मुमकिन था उस मौके के ऊपर जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने अच्छा अपना रोल प्ले किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। खुर्शीद साहब, ये बड़ा हिसास मौजू है, लेकिन हमने देखा कि इस पे अक्सर लोग अपनी एक राय का इजहार भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अदालतों से जो है मुल्ज़मान को सज़ाएँ नहीं मिलती, अगर किसी के खिलाफ एविडेंस भी हो तो वो बच जाता है। ख़ास तौर पे जो है इन वाक़यात में जो लोग मुलव्वस पाए जाते हैं, अगर उनको कड़ी सज़ाएँ दे दी जाती तो शायद इस किस्म के वाक़यात ना होते। क्योंकि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट आई है और किसी ने किसी ऐसी तौहीन का कोई मुर्तकब हुआ है तो उसको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए ये वाक़यात बढ़ जाते हैं। आप इससे एग्री करते हैं? इसमें भी बिल्कुल अल्लाह का दीन बहुत क्लियर है कि इंसाफ अगर नहीं मिल रहा तो इसके बावजूद ये हक किसी तौर पे मुझे हासिल नहीं हो जाता कि मैं खुद अपने हाथों से इंसाफ तलब करूं। अदालतें रोज फैसले करती हैं, उसमें मुद्दई होता है, एक मुद्दालय होता है। आपके इल्म है कि अदालत का फैसला हर किसी के हक में नहीं होता, किसी के हक में और होता है, किसी के खिलाफ हो रहा होता है, लेकिन सब उस फैसले को कबूल करने के पाबंद होते हैं। बहुत मुमकिन है कि जो फैसला मेरे खिलाफ हुआ है मैं उसको नाइंसाफी समझता हूँ, आपके खिलाफ हुआ है आप उसको नाइंसाफी समझते हो, लेकिन इसके बावजूद माशरे के डिसिप्लिन और आर्डर को कायम रखने की इसके अलावा कोई सूरत नहीं है कि अदालत का फैसला हर सूरत में माना जाएगा। हम अदालत के फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, हम उसको गलत करार दे सकते हैं, लेकिन वो नाफिजुल अमल होगा। इसलिए उसको अगर नाफिजुल अमल ना किया जाए तो माशरा अनार्की की तरफ जाएगा। और अगर मेरे खिलाफ अदालत का फैसला होता है और मैं ये कहता हूँ कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, या मेरा मुजरिम है वो अदालत उसको छोड़ देती है और मैं कहता हूँ कि मैं अपने हाथ से जुर्म का खात्मा करूंगा और मुजरिम को सजा दूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद माशरे के अंदर कोई निज़ाम, कोई सिस्टम बाकी नहीं रह पाएगा, फिर हम अनार्की की तरफ जाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बावजूद इसके कि मुजरमों को कोई सिस्टम सजा नहीं देता, फिर भी मौत को लोगों को यह हक हासिल नहीं हो जाता कि वो फिर मुजरम को अपने हाथ से सजा दे। खुर्शीद नदीम साहब एंड डॉक्टर ज़ैदुल्लाह खान साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।